मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर, जिसमें मैं आपके ज्ञान को करती हूं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो आपके आसपास की इमारतें हैं, हवाई अड्डे हैं, सड़कें हैं, एक्सप्रेसवे हैं, वो ना सिर्फ देखने में सुहावने लगते हैं बल्कि हमारी सेफ्टी, हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह बनाई जाती हैं, जिसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियर्स उठाते हैं। लेकिन क्योंकि अब तकनीकी का जमाना इतना आ गया है कि आज हर छात्र अपना भविष्य तकनीकी क्षेत्र में बनाना चाहता है, जिसकी वजह से सिविल इंजीनियर की बहुत कमी हो गई है। लेकिन आज के समय में सिविल इंजीनियर्स की जरूरत कहाँ है और कितनी है, इस विषय पर हम बात करेंगे, जिसकी बड़ी ही विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनको सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में लगभग 8 साल का अनुभव है, जिनके 8 रिसर्च पेपर भी पब्लिश्ड हो चुके हैं। साथ ही कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की हुई हैं। शिक्षा की बात करें तो वह बीटेक एमटेक क्वालिफाइड हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर राज किरण जी की, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। राज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, स्टूडियो में आज मेरे को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम सर। राज सर, आज के समय हर बच्चा सक्सेस पाना चाहता है और उसके लिए वो अपना टैलेंट, अपना इंटरेस्ट भी छोड़ के जहाँ सफलता दिख रही हो वहाँ के लिए कदम बढ़ा लेता है। आज जहाँ पूरे समाज में कंप्यूटर साइंस का इतना ट्रेंड है, तो ऐसे में सिविल इंजीनियरिंग की कितनी और कहाँ रिक्वायरमेंट है? जैसा कि मैम अभी आपने बताया कि बच्चा जो है आज के समय को देखते हुए जहाँ सक्सेस है उस फील्ड में बढ़ जाता है, और यही हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम एक ही फील्ड को जहाँ हमें स्कोप दिखता है और उसके लिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसी वजह से सिविल सेक्टर जो है उसमें इतने इंजीनियरों की कमी आ गई है कि अच्छे इंजीनियर्स ना तो मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनकी कमी की वजह से आजकल फ्रेशरों को भी अच्छे पैकेज पर कंपनियां हायर कर रही हैं। डेफिनेटली। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि लोग इंटरेस्ट के बेसिस पर और स्कोप को देखते हुए अपने कैरियर को डिसाइड करें, क्योंकि जब मार्केट में एक ही फील्ड में सब बच्चा पढ़ाई करेगा तो उसके लिए वहाँ कंपटीशन भी हाई रहेगा, स्कोप भी उसका उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसको सैलरी और पे स्किल दोनों में सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जैसे अभी आपने कंपटीशन का जिक्र किया, तो कंपटीशन लेवल की बात करें तो दूसरे फील्ड के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में कितना कंपटीशन है? मैम, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में बच्चे का जो रुझान है वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा है, सिविल में कम है, तो इसीलिए मार्केट में सिविल इंजीनियर है ही नहीं जी। इतने सारे वाइड फील्ड हैं सिविल इंजीनियरिंग के, बहुत सारे स्कोप्स हैं, और वहाँ इंजीनियर्स मिल नहीं रहे हैं। तो डिप्लोमा किए हुए और जो कुछ सर्टिफाइड कोर्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जिनको उस पर कमांड है उनको बहुत ही लाखों के पैकेज पर कंपनी हायर कर रही है। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा, उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। रेलवे लाइन है आपका, रेलवे में है, हाईवे है आपका, समाज कल्याण, पंचायती राज, बहुत सारी फील्ड हैं जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, और वहाँ सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी स्कोप के बारे में मैं जानना चाहूंगी सर, आप हमें सिविल इंजीनियरिंग की कुछ स्कोप की जानकारी दे सकते हैं जिसमें छात्र अपना भविष्य बना सके, कुछ एग्जांपल्स के साथ? सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कि मैम हम अभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वाटर टेबल है बहुत तेजी से डाउन हो रहा है, तो ड्रिंकेबल वाटर जो है, पीने योग्य पानी जो है हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बड़े लेवल पर अमृत जल योजना चला रही है। तो उसमें आपका सीवर लाइन बनती है, अंडरग्राउंड पाइप लाइनिंग, रिजर्वायर, वाटर टैंक और ETP यूनिट, एफ्लुएंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो होते हैं वो भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर 70% जो एरिया है आपका रूरल और अर्बन एरिया जिसको बोल सकते हैं जी, तो उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे, फ्लाईओवर, ये भी सिविल इंजीनियरिंग में ही आते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपका डैम है,
में अलाइनमेंट के लिए रेलवे ट्रैक का जो रूट लोकेट करना है, और उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग, मतलब अर्थ पर जब तक हम हैं सिविल इंजीनियरिंग है। और हर जगह पर वो कहते हैं ना, जैसे कि बेसिक नीड ह्यूमंस की क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान मतलब सिविल इंजीनियरिंग। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इंजीनियर की रिक्वायरमेंट तो रहती ही है। बिल्कुल सही कहा सर। और जहाँ सुख सुविधाओं की बात आती है, अगर आपको सुविधाओं के साथ आगे बढ़ना है तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। जी सर, वहीं एक जहन में मेरे सवाल आता है कि हमने अक्सर सफर में देखा है कि जो गांव की सड़कें होती हैं वो अलग दिखती हैं, वहीं गांव से निकलने के बाद जो सड़कें हमें दिखती हैं वो अलग दिखाई देती हैं। तो उन दोनों में क्या फर्क होता है और वो किस वजह से अलग अलग बनाई जाती हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? जी मैम, बेसिकली जो सड़कें बनती हैं वो लोड को देखते हुए हम बनाते हैं। ओके। जनरली गांव में जो हमारा रोड पर मूवमेंट होता है वो ज्यादा वहाँ पर व्हीकल्स नहीं होते हैं, और क्योंकि बहुत ही ज्यादा मूवमेंट नहीं होता और उनका नजर भी नहीं रहती है, तो इसीलिए वहाँ पर ज्यादातर आपको सीमेंट की सड़कें देखने को मिलेंगी, जिसको आरसीसी रोड बोला जाता है। और जो हाईवे वगैरह होते हैं हमारे, हिंदी में बोलना चाहें तो डाबर बिटुमिन की, तो वो बिटुमिनस रोड होता है। वो स्पीड और जब आपका रोड पर मूवमेंट्स ज्यादा होता है तो उसके लिए हम उसको डिजाइन करते हैं। बेसिकली उसकी लाइफ कम रहती है, लेकिन वो रोड सेफ्टी के बेसिस पर और ह्यूमन की लाइफ की सेफ्टी के बेसिस पर हम उसको बनाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम रहता है तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्या इसका मैप से भी कोई कनेक्शन होता है कि मैप में पता लग जाए किधर गांव है, किधर नई सड़कें? नहीं मैम, रोड को जो है क्लासीफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले रहता है हमारा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के बाद में आती हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करती हैं जी। उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं ये बिटवीन की रहती हैं। फिर इसके साथ में बनती हैं लिंक रोड। लिंक रोड्स जो होती हैं वो आपकी कॉलोनीज, कोई आपका एरिया है, सेक्टर्स, या आप कह सकते हैं रूरल एरियाज को कनेक्ट करती हैं। तो जो लिंक रोड होती हैं उनको हम मैप पर वो लिंक रोड के नाम से मेंशन रहती हैं। और आप जैसे गूगल मैप पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि नेशनल हाईवे उस पे NH उसकी मार्किंग रहती है, तो ये काफी बड़ा फील्ड हो जाता है। इस एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग कितनी तरह की सड़कें होती हैं ओवरऑल? मैम देखिए, अगर हम हाईवे के लिए बात करें तो नेशनल हाईवे हुआ आपका, स्टेट हाईवे, फिर आपकी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अलग अलग होती हैं। जी, इनकी रूट्स अलग होती हैं, इनके डिजाइन के पेवमेंट अलग होते हैं, लोड किस तरीके से, इनका जो ग्राउंड से एलिवेशन होता है वो भी अलग रखता है। बेसिकली हम लोग बोलते हैं हाईवे, जनरली हाईवे बोलते हैं तो हाईवे का मतलब ही नहीं जानते हैं। हाईवे का मतलब है ग्राउंड लेवल से आपको हाइट पर मिलेगा। ओके, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हाईवे। तो उसका मतलब है कि हम उसको रोड लेवल से उठा करके रखते हैं, क्योंकि गांव के आसपास एनिमल्स का मूवमेंट्स भी रहता है। okay. तो हाईवे पर आपकी व्हीकल की स्पीड ज्यादा रहती है, तो कोई भी एनिमल रोड पर इजीली ना पहुंच पाए, इसलिए थोड़ा सा उसको एंडुलेशन दे देते हैं हम। okay. इसके अलावा आपकी फ्लाईओवर आते हैं, एक्सप्रेसवे रहते हैं, है ना, और ओवर ब्रिजेस हैं। फिर इसमें फिर डिजाइन के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। सस्पेंशन ब्रिज है, केबल सस्पेंशन ब्रिज है आपका, ठीक है, कैंटिलीवर ब्रिज है, बहुत सारे टाइप के हैं। ओके सर, वहीं एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनने के लिए छात्र में कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, और यहाँ तक आने के लिए उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रॉस करना होगा? इसके लिए देखिए, एक तो बच्चा जो है 10th के बाद अगर आना चाहता है सिविल इंजीनियरिंग में तो वो डिप्लोमा कर सकता है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की रहती है। ओके। उसके बाद में अगर बच्चे ने अगर +2 किया है, 10th के बाद में अगर वो 12th करना चाहता है तो 12th के बाद में वो बीटेक में एडमिशन ले सकता है। ओके। जिसकी 4 वर्ष की अवधि रहती है। बैचलर डिग्री है, और सिविल इंजीनियरिंग में इसमें सारी आपको लैब प्रैक्टिकल्स वगैरह के थ्रू आपको पूरी नॉलेज दी जाती है हर फील्ड की। ठीक है। इसके बाद में अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हैं तो फिर मास्टर्स में आपको खुद से चयन करना होता है कि हम सिविल इंजीनियरिंग के किस स्पेसिफाइड फील्ड में जाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपने पहले एक सवाल किया था कि स्कोप, तो उसमें एनवायरनमेंट, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो गया है। बिल्कुल। तो सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वो भी इसी में है, कनेक्टेड है। तो उसमें हम सॉइल के लिए और वाटर के इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो वो भी एक फील्ड है। तो वो बच्चे के चुनाव के ऊपर रहेगा कि उसका रुझान किस क्षेत्र में है। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी हैं। जैसे अगर कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का वर्क जो है वो केवल फील्ड का है, तो मैं ये बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है। इसमें हमारे डिजाइनर भी रहते हैं, बिलिंग के इंजीनियर भी रहते हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं। और उसकी डिटेलिंग, डिजाइनिंग, कैलकुलेशन वर्क जो रहता है, तो बेसिकली ऑफिस जॉब भी है। अक्सर लोग ये कहते हैं गर्ल्स के लिए कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम है,
तो गर्ल्स के लिए तो और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि इसमें गवर्नमेंट जो है उनको 5% का रिलैक्सेशन गर्ल्स को वैसे भी रहता है। तो गवर्नमेंट जॉब में तो ऑफिस वर्क भी है इसमें, तो गर्ल्स भी अपना भविष्य इसमें आगे देख सकती हैं। सर, स्किल्स की जहाँ तक बात आती है तो बच्चे में वो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैम बच्चे के अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो टीम को लीड कर सके। क्योंकि जब आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो इसमें आपको टीम के साथ काम करना होता है। आपको लेबर भी मिलती है, सुपरवाइजर भी मिलते हैं। तो इसमें आपको लेबर को डील करना, और इसमें जब आपकी बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर ब्रांच के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ आपके अंदर एक लीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी टीम को लीड कर सकें और वर्क ओरिएंटेड वर्क कर सकें। सर, जैसे अभी हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि कंप्यूटर साइंस की जो टेक्निक्स हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में भी काम आती हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं जो सिविल के बच्चे को जानना और सीखना जरूरी हो? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया मैम कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ जॉब्स हैं जो ऑफिस वर्क के लिए रखी जाती हैं। तो इसमें आपका ई-टैब है, मैटलैब है, एनसिस है, एमएस रोड है, और बहुत ही बेसिकली अगर बात करें तो डिप्लोमा के बच्चे जो भी जिन्हें करते हैं तो ऑटोकैड और स्टेट प्रो है, 3D मैक्स सॉफ्टवेयर है, और एक आता है आपका MS एक्सेल है जिसमें नॉर्मली बच्चा जानता है, जो कि उसमें बिलिंग वगैरह के लिए आप टैली वगैरह भी सीख सकते हैं जी। तो ये सॉफ्टवेयर हैं जिन पर आप वर्क करते हैं, तो आपको ये आगे प्रमोट करते हैं ऑफिस जॉब के लिए। सर, इस वक्त जो हमारा सेशन चल रहा है वो हर वर्ग का लोग सुन रहा है, मतलब हर एज के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो अगर एक संदेश की मैं बात करूं तो आज के विषय के मुताबिक आप हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, मैं श्रोताओं के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि ट्रेंड को फॉलो ना करें। ट्रेंड में वो देख रहे हैं कि आजकल रुझान जो है बच्चों का, ना चाहते हुए भी केवल वो बी फार्मा और कंप्यूटर साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे मित्र ने किया है या मेरे किसी सहपाठी ने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लिया है तो मुझे भी वो करना चाहिए। मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को देखें और ये देखें कि किस जगह पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रही है, वो भी कम कंपटीशन में। सिविल इंजीनियरिंग में देखा जाए तो कंपटीशन इतना कम हो चुका है कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, थोड़े बहुत भी स्किल्स हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज प्राइवेट जॉब दोनों जॉबों को आप एक्वायर कर सकते हैं और अच्छे पैकेज पर आप अपने आप को आगे देख सकते हैं। जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों को उनके बेसिस पर सब्जेक्ट डिसाइड करने का मौका मिलता है। तो अपने डिसाइड करें कि किन फील्ड के सब्जेक्ट्स को वो पढ़ना चाहते हैं और उसी के बेसिस पर अपना आगे पढ़ाई करें। आप अपना गोल सेट करें और अपनी फील्ड को डिसाइड करें और अपनी फील्ड के बारे में जानना सीखें कि किस फील्ड में अपनी इंटरेस्ट को रखते हैं। रोड हाईवे प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं या आप रियल एस्टेट के वर्क को देखना चाहते हैं जिसमें आपका बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, या आप वाटर लॉक्ड एरिया पर वर्क करना चाहते हैं, डैम वगैरह या रिटेनिंग स्ट्रक्चर। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है सर आपने। दोस्तों, वक्त के साथ, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना अच्छी बात है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को खत्म करके जहाँ दोस्त जा रहे हैं उस दुनिया में उनके सपनों को जीना बेवकूफ़ी होगी। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सपनों को पहचानें, उनमें अपना करियर चुनें और ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देश के लिए भी कुछ करके दिखा सकें। साथ ही सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज कितनी जरूरतें हैं वे आप हमारे आज के शो से समझ ही गए होंगे। अगर आप भी अपना इंटरेस्ट इस फील्ड में रखते हैं तो बिना झिझक के आगे बढ़ें और अपने साथ अपने घर वालों के सपनों को भी पूरा करें। बाकी एक बहुत ही अच्छे संदेश के साथ मिस्टर राज किरण जी ने अपनी वाणी को विराम दिया कि आप किसी ट्रेंड को फॉलो ना करें, मित्र को जिस फील्ड में जाते देख रहे हैं उस फील्ड में ना जाएं, बल्कि अपने सपनों को जिएं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें आगे बढ़े। इस प्यारे से संदेश के लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मिस्टर राज किरण जी, रेडियो नारद के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे श्रोताओं को आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग की स्कोप, उसके दायरे के बारे में ढेर सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यशी मैम, आपके जरिए आज हम लोगों को ये बता पाए कि सिविल इंजीनियरिंग का भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।